दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल पे दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आपकी मेहनत और लगन से लगभग 600 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और अपनी जो पीजी की क्लासेस चल रही हैं और पीजी की क्लासेस में दोस्तों कल वीडियो बनाने में थोड़ी सी समस्या आ गई थी। वीडियो मैंने बना दिया था लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया। आज अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स की लास्ट क्लास जो रह गई थी, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल और कुछ प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, आज अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल नहीं है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है। दैट इज अपन इसको एक्शन या वेरिएशनल प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। अपन को इसमें ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, बस अपन को ये ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है और इससे अपन लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन जो अपनी थी डी और डी टी, डेल एल और डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल और डेल क्यू के, उसको अपन व्युत्पन्न कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशंस क्या है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी एक सरल रेखा होती है और जब भी अपन स्पेस में किसी सरफेस को रिवॉल्व करवाते हैं तो सबसे मिनिमम जो एरिया होता है वो कैटेनरी का होता है। और जब अपन किसी हाइट से किसी पार्टिकल को यदि अपन फेंके तो सबसे पहले यदि वो नीचे अपने पास में आएगा, मिनिमम टाइम में आएगा, तो उस पार्टिकल का पाथ क्या होगा दोस्तों, साइक्लोइड पाथ होगा। ये अपन को इसमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो ये करते ही अपना चैप्टर आज यूनिट जो दे रखी है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में वो अपनी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका स्टेटमेंट देखो दोस्तों, दिस प्रिंसिपल, सीधा सीधा अपन को याद रखना है, दिस प्रिंसिपल states that for a conservative holonomic system its motion from time t1 to t2, from time t1 to time t2 is such that the line integral जिसको अपन नॉन एज एक्शन या एक्शन इंटीग्रल और एक्शन इंटीग्रल बोलेंगे उसको, लाइन इंटीग्रल या एक्शन इंटीग्रल, ठीक है। क्या होगा, एस से इसको डिनोट करते हैं, कई बुक्स में आई से भी डिनोट किया है, लेकिन आई फॉर इंटीग्रेशन होता ही है। इंटीग्रेशन t1 से t2 l इंटू डी टी। एल क्या है दोस्तों, लैग्रेंजियन है, इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते हैं, वेयर एल इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, t माइनस वी। क्या है, t माइनस वी हैज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हैज़ मैक्सिमा और मिनिमा और स्टेशनरी वैल्यू, हैज़ स्टेशनरी या स्टेशनरी को अपन बोलते हैं एक्सट्रीमम। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम। याद, वर्ड को याद रखना, EXTRE, एक्सट्रीमम वैल्यू या स्टेशनरी वैल्यू, एक्सट्रीमम या स्टेशनरी वैल्यू फॉर द correct path of the motion, की एक्सट्रीमम वैल्यू रखेंगे। इस लाइन इंटीग्रल की जो है, या तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी या अपन मिनिमा निकालेंगे, या कहने का मतलब स्टेशनरी वेव यानी एक्सट्रीमम पाथ का मतलब होगा कि उससे एक्सट्रीमम कोई चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यदि दोस्तों इसमें अपन चेंज करें यानी डेल्टा एस को वेरिएट करें अपन, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा t1 से t2 l इंटू डी टी, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। या अपन इसकी वैल्यू डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा t1 से t2 t माइनस वी इंटू डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। ये वेरिएशनल प्रिंसिपल है, वेयर डेल्टा इज वेरिएशन, वेयर डेल्टा इज वेरिएशन सिंबल, डेल्टा इज
वेरिएशन सिंबल। डेल्टा क्या है दोस्तों? वेरिएशन सिंबल है। और डेल्टा एस इक्वल्स टू 0, इसका मतलब पाथ क्या हो सकता है? मिनिमम, या पाथ क्या हो सकता है? मैक्सिमम, या अपना सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेशनरी और स्टेशनरी पाथ। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, पूछ सकता है। मिनिमम, मैक्सिमम और स्टेशनरी पाथ के लिए डेल्टा एस की वैल्यू दोस्तों क्या इक्वल्स टू 0 है। और जब इस प्रिंसिपल को अपन यूज करते हैं, इस प्रिंसिपल को अपन यूज करते हैं, तो फ्रॉम दिस प्रिंसिपल वी कैन आल्सो फाइंड आउट डी और डी टी, डेल एल और डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल और डेल क्यू के इक्वल्स टू 0। ये आ गई अपनी लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल भी क्या है? लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का एक तरीका है, ठीक है। और इसमें जो एस है दोस्तों, एस, इसको अपन क्या कहते हैं? हैमिल्टन्स वेरिएशनल फंक्शन। क्या बोला जाता है? हैमिल्टन्स वेरिएशनल फंक्शन बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। हैमिल्टन्स वेरिएशनल फंक्शन या हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन, इस एस को अपन क्या बोलते हैं? हैमिल्टन्स वेरिएशनल फंक्शन या हैमिल्टन्स वेरिएशनल हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन। क्या बोलते हैं? हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन, ठीक है। एस को, ना कि डेल्टा को। ये एस है दोस्तों, यहां पर एस, ठीक है। ये क्या है? एक्शन इंटीग्रल भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी मतलब क्या है अपने पास में डेफिनेशंस है। अब दोस्तों इस वेरिएशनल प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस है जो अपने काम की। क्या है? एक्शन इंटीग्रल अपन ने मान लिया, तो अपन इस एक्शन इंटीग्रल को, एस को अपन कैसे लिख सकते हैं? एस इक्वल्स टू क्या है? इंटीग्रेशन t1 से t2 l इंटू डी टी, इंप्लाइज दैट एस बराबर t1 से t2 और l इज द फंक्शन ऑफ q डॉट और t और इंटू क्या है दोस्तों? dt। ये अपने पास में है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस, इस वेरिएशन प्रिंसिपल की जो एप्लीकेशन है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था एप्लीकेशन। सबसे पहली एप्लीकेशन जो अपन को केवल स्टेटमेंट याद रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन, कि दो बिंदु, किसी प्लेन में दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ए स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन होती है, इज ए स्ट्रेट लाइन। इस वेरिएशनल प्रिंसिपल से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपन जानते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी। मान लो कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट नहीं दे के अपन को इक्वेशन दे देता है कि इस ऐसी इक्वेशन, यहाँ y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम की जगह कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको समझना क्या है कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसमें जो डिपेंडेंसी है दोस्तों वो क्या है? y समानुपाती क्या है? x है, यानी सीधी रेखा आएगी। y और x में वेरिएशन क्या है? इज ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा मैंने आपको बताया कि किसी भी सरफेस को अपन स्पेस में घुमाए, जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, जैसे ये लाइन है, इसको मैं स्पेस में रिवॉल्व करूं तो ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो दोस्तों ये कैसी आकृति आ जाएगी? शंकु जैसी आकृति आ जाएगी। कैसी? या जैसे दो पैरेलल लाइन है, इनको अपन रिवॉल्व करें तो कैसी आकृति बन जाएगी? एक सिलेंडर के जैसी इसकी आकृति बन जाएगी। तो अब अपना टारगेट क्या है कि अपन ऐसी कौन सी सरफेस लें कि उसको अपन स्पेस में घुमाएं और उससे सबसे कम क्षेत्रफल क्या हो वो कंसीडर या मतलब ट्रेस करें, ठीक है। तो दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा है, ये आती है एप्लीकेशन ऐसी की ऐसी, सीधी की सीधी। नेक्स्ट दूसरी जो है सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए कर्व बिटवीन 2 points is minimum when rotating curve is, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रोटेटिंग कर्व इज कैटेनरी। रोटेटिंग कर्व क्या है दोस्तों? कैटेनरी। कैटेनरी का जो शेप होती है वो सिंपल ही है, इस हिसाब से जैसे अपना पैराबोला होता है उसी हिसाब से कैटेनरी है, लेकिन ये क्या है? फ्री है, ठीक है।
और इसका इक्वेशन बहुत बार कंफ्यूज करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, के कोस हाइपरबोलिक x माइनस सी अपॉन के, कुछ भी हो सकता है। ये कैटेनरी का इक्वेशन है। कोस हाइपरबोलिक आने से क्या है दोस्तों, ये आ जाता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इसमें साइन आ जाता है, कोस आ जाता है, हाइपरबोलिक नहीं देते हैं, तो अपन को हाइपरबोलिक ध्यान में रखना है कि जैसे ही सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन होगा इसमें कोस हाइपरबोलिक की टर्म आनी है, यानी ये इक्वेशन किसकी है, कैटेनरी की इक्वेशन है। किसकी है दोस्तों, कैटेनरी की इक्वेशन है। तो इसके 2-3 तरीके क्वेश्चन के पूछने के हो सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है कि कैसा हो, ये इक्वेशन दे दे तो ऐसा होगा, या मान लो ये इक्वेशन दे दे कि विच बिलोंग्स टू कैटेनरी है। ठीक है। तीसरी क्या है दोस्तों कि ब्रांचिस्टोक्रोन, मैंने आपको बताया कि जैसे मिनिमम टाइम में यदि आना हो किसी भी, तो ब्रांचिस्टोक्रोन। तीसरी क्या है, ब्रांचिस्टोक्रोम प्रॉब्लम। इसका मतलब है शॉर्टेस्ट टाइम। यदि किसी सरफेस से और अपन को किसी पार्टिकल को नीचे लाना है, इसको शॉर्टेस्ट टाइम में अपन को कम से कम समय में लाना है, तो उस पार्टिकल का पाथ कैसा होना चाहिए दोस्तों, उस पार्टिकल का पाथ होना चाहिए साइक्लॉइड। कैसा पाथ होना चाहिए, साइक्लॉइड के जैसा। कैसा होना चाहिए, साइक्लॉइड। समझ गए बात, साइक्लॉइड का पाथ होना चाहिए। और साइक्लॉइड की इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू, ध्यान में रखोगे ये इक्वेशन, a1 माइनस कोस थीटा और y इक्वल्स टू 2 डायमेंशन a थीटा माइनस साइन थीटा। और जो नीचे आने में जो टाइम लगता है मिनिमम, उस t मिनिमम इक्वल्स टू, ये आप याद रखोगे, t मिनिमम इक्वल्स टू पाई a अपॉन क्या है दोस्तों, g, जिसमें पाई नियतांक है 3.14 है और a उसकी रेडियस है। जो भी पार्टिकल जो आएगा, जिस पाथ के ट्रेवल्स आएगा, उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, या उसकी अपन डायमेंशन अपन बोल सकते हैं। तो अपन जैसे ही पार्टिकल्स को नीचे लाना है, जैसे मान लो कोई कहते कि बेलनाकार रूप में आएगा, कोई कहते कि कैटेनरी रूप में आएगा, कोई कहते कि सर्कल फॉर्म में आएगा, तो अपन को बस एक चीज ध्यान रखनी है, ब्रांचिस्टोक्रोन का मतलब शॉर्टेस्ट टाइम, कि वह पार्टिकल या वस्तु या ऑब्जेक्ट मिनिमम टाइम में नीचे का, शॉर्टेस्ट टाइम में नीचे कब आएगा, जब उसका पथ कैसा होगा, साइक्लॉइड पथ होगा। कैसा पथ होगा उसका, साइक्लॉइड पथ होगा। और ये साइक्लॉइड की दोनों इक्वेशन है, और इसको आने में टाइम कितना लग रहा है, कम लग रहा है। तो मिनिमम टाइम लग रहा है, जैसे 2 पार्टिकलों को अपन, मान लो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 पार्टिकलों को अपन छोड़े और वो दोनों साइक्लॉइड पथ से आ रहे हैं, ठीक है, साइक्लॉइड पथ से आ रहे हैं, तो उनको लगने वाला टाइम क्या होगा, कम से कम मिनिमम टाइम होगा। और ये तो ब्रांचिस्टोक्रोम है, और जो टाइम अपन कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, उस टाइम को मिनिमम जो टाइम होता है उसको अपन कर रहे हैं टोटोक्रोन। कौन सी प्रॉब्लम है, TAUTO, टोटोक्रोन प्रॉब्लम भी इसको अपन बोल सकते हैं। टोटा का मतलब है सेम। यदि 2 पार्टिकल अलग अलग है, साइक्लॉइड पाथ से आ रहे हैं, तो दे ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, ठीक है, दैट इज टोटोक्रोन। टोटो का मतलब सेम। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से क्या है अपना, ये छोटा सा एक टॉपिक था, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। ठीक है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि सिमेट्री से रिलेटेड भी अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, चाहे गेट की एग्जाम हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, तो सिमेट्री से रिलेटेड भी मैं आपको ये क्वेश्चन लिखा देता हूं, 3 लाइन है। ठीक है। हाँ, क्या है, सिमेट्री प्रॉपर्टीज, सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, ये अपने न्यूक्लियर फिजिक्स में भी कई बार आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 3 टाइप की प्रॉपर्टी है। सबसे पहला क्या है दोस्तों, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। क्या है, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। होमोजेनिटी यदि स्पेस की आती है तो इसका मतलब है ट्रांसलेशनल सिमेट्री। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का मतलब क्या आता है दोस्तों, ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ठीक है, या ट्रांसलेशनल मोशन के अकॉर्डिंग ये चीज है। तो यहां जो फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती है, पूछा जाता है यहां कौन सी, लीनियर मोमेंटम। क्या कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। किसको फॉलो करते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन रूल को फॉलो किया जाता है जब होमोजेनिटी ऑफ स्पेस होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा क्या है, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस का मतलब दोस्तों क्या है,
रोटेशन से रिलेटेड है। किससे? रोटेशनल सिमेट्री। अपन क्या कह सकते हैं भाई, कौन सी सिमेट्री? मीन्स आर्बिट्रेरी रोटेशन या रोटेशनल सिमेट्री। और जैसे ही आइसोट्रोपी या रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं अपन, रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं, तो दोस्तों यहां से एक चीज क्लियर होती है कि किस फिजिकल क्वांटिटी का कंजर्वेशन होता है? एंगुलर मोमेंटम। किसका? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रूल फॉलो करता है। ठीक है, बहुत याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो है वो दोस्तों क्या है? होमोजिनिटी। होमोजिनिटी ऑफ टाइम। तीसरी क्या है? होमोजिनिटी ऑफ टाइम। तो यहां जो फिजिकल क्वांटिटी है, यदि टाइम सिमेट्री है, ठीक है, तो यहां पर एक चीज जो बहुत बार सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यहां एनर्जी कंजर्व रहती है दोस्तों। किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। ठीक है, और इसमें एक लाइन और दोस्तों, क्या कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपन गोज और कुलाम गोज, एक तो लोरेंज गोज है, दूसरा कुलाम गोज है। तो एक लाइन में आपको ऐसे मेरी तरफ से बता देता हूं कि लैग्रेंजेस या लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो गोज इनवेरिएंट होती है। क्या होती है दोस्तों? गोज इनवेरिएंट होती है। यदि गोज अपन लगाएं, वहां पे गॉस ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, तो दे विल इनवेरिएंट होंगी, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और तीसरी नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता दे रहा हूं कि लैग्रेंजियन या लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन इनवेरिएंट, लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन इनवेरिएंट अंडर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कि लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर क्या रहती है दोस्तों? इनवेरिएंट रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बातें थी, और इन बातों के साथ में ही अपना जो फर्स्ट ग्रेड का क्लासिकल मैकेनिक्स का जो दोस्तों सिलेबस दे रखा है वो फिनिश होता है। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल, हालांकि मैंने साथ साथ आप लोगों को एप्लीकेशंस करवा दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल मेरे को और अच्छे लगे तो मैं आप लोगों को वो करवा देता हूं। और आज अपन इससे विराम लेते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, और मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे पहले मैं मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें अब मैट्रिक्स के बारे में आपको आती हैं। अब दोस्तों उसमें केवल मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। अब केवल मैट्रिसेस भी मतलब 10 क्लास ले लो चाहे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आइगन वैल्यू की। किसकी बात करेंगे? आइगन वैल्यू की। वहाँ से प्रॉब्लम चाहे अपने क्वांटम हो चाहे अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स हो, वहाँ से क्वेश्चन अपने आ जाता है। ठीक है, तो आज क्लासिकल मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन, आज की प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? द पाथ, अभी जो मैंने डिस्कस किया था ब्रांचिस्टोक्रोन प्रॉब्लम का, उसी का मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। द पाथ followed by a particle in sliding from 1 point to another in the absence of friction in the shortest time। अब देखो शॉर्टेस्ट टाइम आते ही कौन सी प्रॉब्लम होगी दोस्तों? ये ब्रांचिस्टोक्रोन प्रॉब्लम हो गई वेरिएशनल प्रिंसिपल के अंडर। तो सबसे पहला क्या है? स्फीयर। सेकंड क्या है दोस्तों? सिग्मोइड। थर्ड क्या है दोस्तों? साइक्लोइड की कैसी होती है कि जैसे मान लो साइकिल का टायर है और उसमें बच्चे लाइट लगाते हैं ना, तो आप ये देखो कि वो लाइट जैसे जिस पाथ पे ऐसे ट्रेवल करती है, वो लाइट जैसे जैसे ट्रेवल करेगी तो जो आकृति बनती है ना, इस हिसाब से, ठीक है, वो आकृति किसके? साइक्लोइड की आकृति ऐसी ही बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
या चौथा आ जाता है कैटेनरी। कैटेनरी, अब ये भी आंसर होता जब मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन आ जाता, और यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाता तो इसका यहाँ आंसर कौन सा आ जाता, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो एक क्वेश्चन है इसके आधार पे मैंने तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको लाइन लिखाई ऑन द बेसिस ऑफ हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, लैग्रेंजियन से रिलेटेड है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, इफ ए कोऑर्डिनेट कोरस्पॉन्डिंग टू ए रोटेशन, if a coordinate corresponding to a rotation is cyclic, rotation of the system about given axis remains invariant, then the following quantity is conserved। पहला है लीनियर मोमेंटम, सेकंड है दोस्तों एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन की बात कर रहा है अगला। ठीक है, तो रोटेशन सिमेट्री है और साइक्लिक भी है। तो अपन ने साइक्लिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन में पढ़ा है कि रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे, क्या चीज क्वांटिटी कंजर्व रहेगी, ये रहेगी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, और चौथा ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें कौन सी, यदि कोऑर्डिनेट साइकिल है तो उससे रिलेटेड जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, कैसे, जैसे अपन ने कंसेप्ट क्या थी कि यदि कोई कोऑर्डिनेट क्यू के साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक इन एल, इसका मतलब डेल एल और डेल क्यू के इक्वल्स टू 0। ये साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन थी। यहां से डी और डी टी, डेल एल और डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल और डेल क्यू के इक्वल्स टू 0, और यहां से ये क्या है दोस्तों, पी के, डी और डी टी इक्वल्स टू पी के इक्वल्स टू 0, यानी पी के इक्वल्स टू क्या है, कॉन्स्टेंट। बात यदि लीनियर मोमेंटम होता, यदि लीनियर कोऑर्डिनेट होता तो लीनियर मोमेंटम हो जाता, लेकिन बात रोटेशन की कर रहा है, दैट इज रोटेशन सिमेट्री आल्सो हियर, देन द आंसर विल बी एंगुलर मोमेंटम। कौन सी चीज क्वांटिटी कंजर्व रहेगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, लैग्रेंजियन ऑफ द सन अर्थ सिस्टम, लैग्रेंजियन फॉर द सन अर्थ सिस्टम। देखो ये आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा आने लायक है, क्योंकि 11वीं क्लास में भी केपलर के रूल पढ़ोगे, वहां भी है, मैकेनिक्स में भी है, और अपने पीजी में भी है ये। ठीक है, तो लैग्रेंजियन ऑफ द सन अर्थ सिस्टम क्या हो गया, पहला ऑप्शन है क्या है दोस्तों, 1/2 mr.2 प्लस 1/2 mr² थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस GMM/r। बी 1/2 mr.2 प्लस 1/2 mr² थीटा डॉट स्क्वायर और प्लस GMM/r। सी mr.2 या 1/2 mr.2 माइनस GMM/r, और चौथा डी, ABCD, डी क्या है दोस्तों, 1/2 mr² थीटा डॉट स्क्वायर और ये क्या हो गया प्लस GMM/r, जहाँ पर r क्या है दोस्तों, इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, m क्या है मास ऑफ द सन और m क्या है मास ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो बड़ा है उसका बड़ा मास है। अब देखिए दोस्तों, जब सन और अर्थ सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं तो केपलर के नियम अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, तो अर्थ इस पे रोटेट कर रही है, अर्थ तो इसके चारों तरफ तो मूव कर रही है, तो यहाँ तो क्या होगी उसकी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी,
और मूव भी कर रही है, रोटेशन भी कर रही है, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक तो होगी 1/2 mv² यानी रोटेशनल, यानी mr.2। r क्या है, डिस्टेंस, रेडियस, और एक क्या होगी रोटेशनल यानी 1/2 I ω², I 1/2 mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा दैट इज θ.2। क्या है दोस्तों, θ.2। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गई, 1/2 mr.2 प्लस 1/2 mr² θ.2। ये इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, यानी एक तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और सन अर्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि ये बाउंड सिस्टम है, तो ये क्या होगी -gm/r। हमेशा आप याद रखना, जहां भी सिस्टम एकदम स्थायी सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होनी है, नेगेटिव ही होनी है। तो L ये तो हो गया, के ये हो गया U या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -gmm/r। तो L इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, T - V। तो देखो 1/2 mr.2 प्लस 1/2 mr² θ.2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस gmm/r। ये आपको करना है। और यहाँ से यदि इक्वेशन ऑफ मोशन पूछे तो और यूजफुल चीज़ें अपने पास में आ सकती हैं, क्योंकि इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो गए दोस्तों, r और थीटा हो गए। तो इसकी अपन आगे इन्फॉर्मेशन और निकालें लेग्रेंजियन में, तो इसकी दो क्या होंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो क्या हो जाएगी, एक तो d और dt, डेल एल और डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल और डेल थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन को बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। और एक क्या हो जाएगी, d और dt, डेल एल और डेल आर डॉट और माइनस डेल एल और डेल आर इक्वल्स टू क्या है, 0। यहाँ से भी अपन को क्या मिल जाएगी, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन अपन को मिल जाएगी। तो ये अपन आगे इसको कर लेंगे। अभी इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, सेकंड। फर्स्ट भी कर सकते हैं यदि अपन ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो, लेकिन आंसर क्या है इसका, सेकंड है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका हैमिल्टोनियन भी आप निकाल सकते हो, इसका हैमिल्टोनियन भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हैमिल्टोनियन के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिए कि आपके पास में कोई रिजिड बॉडी है, वैसे तो मैंने करवा दिया हूं, लेकिन एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ए रिजिड बॉडी पजेस, ठीक है। ऑप्शन है 3, ऑप्शन सेकंड 6, ऑप्शन थर्ड 9 और ऑप्शन फोर्थ इन्फिनिटी, ठीक है। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, ठीक है दोस्तों। तो देखो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक पार्टिकल, ऐसे ये रिजिड बॉडी। तो जैसे 3 पार्टिकल इसके अंदर हैं, तीनों पार्टिकलों के पास में कितने हैं दोस्तों, 3 3 3 3 3 6, 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 3 6 और 3 9 कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। लेकिन ये 3 क्या है, आपस में जुड़े हुए भी हैं, तो 9 कोऑर्डिनेट 9 - 3 बराबर कितने हो गए, 6 हो गए। भाई इसमें 3 ये कंडीशन है जिसके थ्रू जुड़े हुए हैं, तो जो कंडीशन है वो क्या हो जाएंगी, जो अपने कोऑर्डिनेट है उसमें से कंडीशन घटा देंगे तो अपने पास में क्या जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी। तो कितनी हुई, 6। अब सपोज दोस्तों मैं कोई चौथा पार्टिकल इसके अंदर लाता हूं, तो चौथा पार्टिकल जब आएगा तो 3 कोऑर्डिनेट लाएगा, लेकिन एक इसके जुड़ने के लिए 1 कांस्टेंट, इससे जुड़ने के लिए 2 कांस्टेंट, इससे जुड़ने के लिए 3, तो 3 कोऑर्डिनेट भी लाया और ये 3 कांस्टेंट भी लाया, यानी इस चौथे पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं पड़ा। इसका मतलब चाहे रिजिड बॉडी में 10 पार्टिकल हो, चाहे कितने पार्टिकल हो, रिजिड बॉडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम दोस्तों कितनी होती है, 6। अच्छा क्वेश्चन है, कितनी होनी है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी है। और वो अपन क्वेश्चन लगाएंगे ना, F = 3n - k, तो यहां से ये क्वेश्चन नहीं निकलने वाला है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखोगे कि रिजिड बॉडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 6 है, तो मैंने बता दिया। और जो कंडीशंस अपन ने लगाई हैं वो क्या कर देते हैं, कॉन्स्टेंट्स विच डिक्रीज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो कांस्टेंट अपन ने अप्लाई करना है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या को कम कर देते हैं, तो अपन को जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो दोस्तों कम लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अपन ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाँ एक अच्छा क्वेश्चन और
ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या है, 2 ब्लॉक्स, ये भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट, 2 ब्लॉक्स each of mass m, 2 blocks each of mass m are connected by an ideal spring, of spring constant K as shown in figure में shown है, क्या है फिगर, और अगले ने लिख रखा है सरफेस इज स्मूथ। सरफेस इज स्मूथ का मतलब है कि देयर इज नो फ्रिक्शन, और अपन को दे दिया कि ये ब्लॉक, ठीक है, ये ए ब्लॉक है, ठीक है, और इसके बीच में ये ए ब्लॉक है, और यहाँ से अपन ने स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया, और दोस्तों ये बी ब्लॉक है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के, ठीक है। तो द लैग्रेंजियन, क्वेश्चन पूछा है द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम इज, पहला ऑप्शन है कि इस सिस्टम का लैग्रेंजियन कितना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, 1/2 एम एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम के माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तीसरा इसका क्या है, एम, ये एक्स डॉट है, एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, और तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखो, जैसे ही मैंने आपको लैग्रेंजेस ये पढ़ाया है, जैसे लैग्रेंजियन की एप्लीकेशन पढ़ाई है, तो मैंने स्प्रिंग वाली एप्लीकेशन आपको पढ़ाई है। ध्यान से देखियो, मान लो सपोज मैंने इसको x दूरी खींच दिया, तो इसको x खींचूंगा, b को मैंने x खींच दिया, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि a भी x खींचा गया, कह सकता हूं भाई, क्योंकि दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है। या मान लो मैं इसको संपीड़ित कर दूं, तो मैं इसकी पोजीशन, यानी एक की पोजीशन यदि मेरे को पता हो तो दूसरे की पोजीशन मैं बता सकता हूं, बिकॉज a एंड b आर कनेक्टेड बाय ओनली वन स्प्रिंग एंड दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। भाई b को खिसकाऊंगा तो a क्या होगा, इफेक्टिव होगा, इसका मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने हुए, 1, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई ब्लॉक कितने, 2 ब्लॉक कितने, 2, तो काइनेटिक एनर्जी टर्म कितनी, बराबर 2, काइनेटिक एनर्जी टर्म कितनी हो गई, बराबर 2, ठीक है। अब 2 कौन कौन सी x दूरी खींची है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले ब्लॉक के लिए 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर, दूसरे ब्लॉक के लिए 1 एक्स डॉट स्क्वायर, दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ दोस्तों, एम एक्स डॉट स्क्वायर, क्या हुआ, एम एक्स डॉट स्क्वायर हो गया। और आपको यह भी पता, चाहे स्प्रिंग को खींचा जाए, ध्यान रखना हमेशा, चाहे स्प्रिंग को खींचा जाए चाहे स्प्रिंग को दबाया जाए, दोनों ही स्थितियों में अपन को कार्य खुद को करना पड़ता है, और जब कार्य अपन को खुद को करना पड़ता है तो स्टोर जो एनर्जी है दैट इज पॉजिटिव, यानी स्प्रिंग की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है दोस्तों, 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही अपन इसको लैग्रेंजियन लिखेंगे तो L इक्वल्स टू क्या, T माइनस वी, यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और दिस बिकम्स एम एक्स डॉट स्क्वायर और माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, ये हो गया इसका लैग्रेंजियन। तो इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6,
क्या है दोस्तों, लैग्रेंजेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन आया हुआ भी है शायद एग्जाम में। लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन आर सेकेंड ऑर्डर, लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन आर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस या डिफरेंशियल इक्वेशंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस। देखो राइटिंग थोड़ा सा क्या जल्दी जल्दी लिखने में गड़बड़ हो रही है, तो आप समझ जाइएगा राइटिंग को। लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन आर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डी ओ एफ का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस। दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 2n, ऑप्शन बी 2n-1, ऑप्शन सी 2n+1 और ऑप्शन डी कितनी हो गई 2n+2। यानी टोटल कितने कोऑर्डिनेट है। तो लैग्रेंजियन की बात आ रही है तो एल इज द फंक्शन ऑफ क्यू डॉट और टी, ठीक है। तो n पार्टिकल इसके और n इसके और t एक इसका, तो टोटल कितने हो गए 2n+1, यानी n+1 तो कितने हो गए 2n+1, यानी कितने 2n+1 हो गए। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी 2n+1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कांस्टेंट, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है इन पे अपन ने बाउंडेशन लगा दी, कांस्टेंट टू मूव, कांस्टेंट टू मूव in a vertical plane, in a vertical plane along a trajectory और given by, जो ट्रांजेक्टरी मूव कर रहा है और ट्रेजेक्टरी गिवन बाई x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा, ये दोनों ट्रेजेक्टरी अपन को देती। वेयर a इज कांस्टेंट, वेयर a इज कांस्टेंट, ठीक है। द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल इज, द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल इज, इसके लिए लैग्रेंजियन अपन को लिखना है दोस्तों। ऑप्शन ए 1/2m² थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgA cos थीटा, ठीक है। सेकंड क्या हो गया दोस्तों बी 1/2ma² थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgA साइन थीटा। ऑप्शन सी 1/2ma² थीटा डॉट स्क्वायर और ऑप्शन डी प्लस 1/2ma² थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mgA cos थीटा, ठीक है दोस्तों। इसमें दो ट्रेजेक्ट्री, कैसी ट्रेजेक्ट्री है, दो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आपको दे दी है अगले ने। तो सीधी सी बात यह है कि जब अपन ने लैग्रेंजियन मैंने आप लोगों को करवाया पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि हाउ वी सोल्व द प्रॉब्लम, कि अपन प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें। तो सबसे पहले अपन ने स्केच द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड फाइंड द वेलोसिटी, और वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या था, दो कोऑर्डिनेट है तो x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। तो यहाँ दोस्तों देखो x इक्वल्स टू क्या है a cos थीटा, क्या है a cos थीटा। तो x डॉट यानी टाइम के रिस्पेक्ट में है तो a cos थीटा का माइनस साइन थीटा और डी थीटा का मतलब थीटा डॉट, डी थीटा अपॉन डी टी। तो कोस ए तो आ गया बाहर, कोस थीटा का अवकलन क्या हो गया माइनस साइन थीटा और थीटा डॉट। ऐसे ही वाई डॉट इक्वल्स टू क्या है, वाई इक्वल्स टू क्या है भाई ए साइन थीटा, वाई इक्वल्स टू क्या है ए साइन थीटा, तो वाई डॉट ए
साइन थीटा का मतलब कोस थीटा और थीटा डॉट, इम्प्लाइज दैट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपने पास में, दैट इज वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर, मास एम है, पार्टिकल ऑफ मास एम, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर यानी 1/2 एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, एक टर्म तो ये आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी वी बराबर क्या होता है, एम जी वाई, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, तो ये क्या होगा एम जी ए साइन थीटा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो लैग्रेंजियन एल बराबर टी माइनस वी, यानी दैट इज 1/2 एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एम जी ए क्या गया साइन थीटा, एल इक्वल्स टू क्या आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, सेकंड ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम, ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन ए प्लेन, moves in a plane, a particle of mass m moves in a plane, its motion defined by r theta, its motion defined by r theta under the influence of a force F equals to minus kr, under the influence of a force F equals to minus kr directed towards the origin. The Lagrangian of the system is ठीक है, ऑप्शन ए 1/2 r डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के आर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 के आर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 के आर स्क्वायर, ठीक है। और डी नन ऑफ दिस, ठीक है दोस्तों, ये आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, आर थीटा है, आर थीटा है तो पोटेंशियल एनर्जी, अभी अपन ने सन अर्थ सिस्टम में पढ़ा था कि ये तो अपनी क्या है काइनेटिक एनर्जी, आर पे भी डिपेंडेंट है तो आर डॉट, और थीटा पे भी डिपेंडेंट है थीटा डॉट। अगले बोल रहा है ऑलरेडी, अगला बोल रहा है आर थीटा पे डिपेंडेंट। अब अपन को एफ बराबर माइनस दे रखा है, तो ये क्या है, मोशन है, मोशन है तो इन्फ्लुएंस मोशन की जब बात कर रहा है, इन ए प्लेन इट्स मोशन डिफाइंड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स एफ बराबर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ लग रहा है, दैट इज सेंट्रल फोर्स। तो यहाँ से अपन एफ इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, implies that du इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी आर, यानी u इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस एफ इंटू डी आर बराबर माइनस के आर इंटू डी आर, यानी माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो गया u, ठीक है। तो t
एल इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, एल इक्वल्स टू टी माइनस वी। तो आर थीटा पे डिपेंडेंट है तो 1/2 एम आर स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। और माइनस वी तो माइनस 1/2 के आर स्क्वायर, क्या होगी, माइनस 1/2 के आर स्क्वायर। इस हिसाब से ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। इस हिसाब से अपन को ये क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवा दिया है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको पोजीशन ब्रैकेट पे और करवा देता हूं और अपन अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स को विराम देते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन यदि आप लोगों को समझ में नहीं आए तो दोस्तों अपन उसको और कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं क्लासिकल मैकेनिक्स का, पोजीशन ब्रैकेट का है। क्वेश्चन क्या है, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन बहुत जोरदार है, बहुत बार परीक्षा में आया है। फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन Q इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस Q टू द पावर हाफ cos p। ठीक है, Q टू द पावर हाफ cos p एंड कैपिटल P इक्वल्स टू दोस्तों क्या दे रखा है, 2 Q की पावर हाफ 1 प्लस Q की पावर हाफ cos p। ठीक है, Q इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस Q की पावर हाफ cos p एंड P इक्वल्स टू 2 Q की पावर हाफ 1 प्लस Q की पावर हाफ cos p। द जनरेटिंग फंक्शन इज जनरेटिंग फंक्शन इसके लिए क्या होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन, ये पर्सन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है, गेट में तो बहुत बार आया हुआ है। माइनस ई टू द पावर क्यू माइनस 1 10 पी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 पी। ऑप्शन बी क्या है, ई टू द पावर क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर कोट पी। ऑप्शन सी, ई टू द पावर क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर 10 पी प्लस में। और ऑप्शन डी क्या है, माइनस ई टू द पावर क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर कोट पी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों जब इस क्वेश्चन को आप करोगे तो आपको इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, याद हो जाना है। ठीक है, और इसका आंसर याद हो जाना ही अपने लिए शुभ संकेत है। बहुत बार ये प्रश्न आया है। ठीक है, मैं आपको निकाल के बता रहा हूं कि कैसे अपन को निकालना है। ठीक है, अगला बोल रहा है जनरेटिंग फंक्शन, इसका जनरेटिंग फंक्शन अपन को निकालना है। अगले ने ये कह दिया, तो सबसे पहले दोस्तों अपन इस फंक्शन को देखेंगे। और जनरेटिंग फंक्शन में देखो ऑप्शन से अपन को ये पता चलेगा ई टू द पावर क्यू में इसका आंसर अगला चाह रहा है। किस में चाह रहा है भाई, ई टू द पावर क्यू में। तो दोस्तों देखो ई टू द पावर क्यू किससे बन सकती है, इससे बन सकती है। ये क्या है, क्यू इक्वल्स टू क्या है, लॉग 1 प्लस क्यू टू द पावर हाफ cos p। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो ई टू द पावर क्यू और 1 प्लस क्यू टू द पावर हाफ cos p। इसको इधर मूव कर दो 1 को, तो ई टू द पावर क्यू माइनस 1 और cos p बराबर क्या हो गया, क्यू टू द पावर हाफ cos p। और cos p का भाग लगा दो तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर क्यू माइनस 1 अपॉन cos p बराबर क्यू टू द पावर हाफ। क्यू टू द पावर हाफ का मतलब रूट। cos 1 अपॉन cos p को दोस्तों अपन ने क्या लिखा, 1 अपॉन cos p को अपन लिख सकते हैं sec p। और यहाँ से ई टू द पावर क्यू माइनस 1 sec p इक्वल्स टू क्यू टू द पावर हाफ। और दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ई टू द पावर क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर sec स्क्वायर p और इक्वल्स टू q। ये आ गया दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से अपन देखें तो ये अपना क्या है, Q और कैपिटल Q में फंक्शन क्या आ गया अपना, जो भी फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये छोटे Q में और कैपिटल Q में है। तो अब अपन देखें कि अपन ने जो अपना
ट्रांसफॉर्मेशन था, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मर। उसमें अपने 4 प्रकार की फंक्शन की फॉर्म पढ़ी थी, F1, F2, F3, F4। वहाँ से अपन ध्यान से इसको देखें तो दोस्तों कौन सी फॉर्म थी ये? तो पहली यानी F1 इज द फंक्शन ऑफ F1 Q, कैपिटल Q और T। और वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में इसमें क्या नहीं है? P नहीं है, ठीक है। तो Q अपन निकाल लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? P के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गई उसकी Q। अब अपन को जनरेटिंग फंक्शन अगले ने निकाला है, तो इसको वजर गुणा कर दो, तो dF1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इंटू dP, ठीक है। क्या हो गया? Q इंटू dP। और F1 निकालना अपन को, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो इंप्लाइज दैट F1 इक्वल्स टू Q, और Q की वैल्यू e टू द पावर Q माइनस 1 का होल स्क्वायर, e टू द पावर Q माइनस 1 का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर P, और क्या हो जाएगी? dP, ठीक है। ये हो गया। और सॉरी, ये F3 है, F3 का फंक्शन है, तो F3 और F3 में क्या आएगा दोस्तों? माइनस। F3 में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस आएगा तो ये माइनस इसमें लगेगा, इंप्लाइज दैट F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट माइनस e टू द पावर Q माइनस 1 का होल स्क्वायर F3 इज द फंक्शन ऑफ P, Q और T, और ये आ जाएगा Q F3, Q इक्वल्स टू माइनस डेल F3 अपॉन डेल P, ठीक है। तो ये तो बाहर आ गया, माइनस का तो है, और सेक स्क्वायर P इंटू dP, और इसका क्या हो जाएगा? 10P। तो F1 इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर Q माइनस 1 का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा? 10P, क्या आ जाएगा? 10P। तो है आंसर ये पहला। तो देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है, सोचने के भाई अपन को टेंशन होगी कि भाई कैसे इसको सोचेंगे। ये बहुत बार नेट में भी आया हुआ है, गेट में भी आया, और आपकी आरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया हुआ भी है एग्जाम में, सीधा सीधा ये क्वेश्चन आता है। कई बार तो इसको 1-2 बार कर लोगे तो इसके आंसर ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। हाँ, और देखिए दोस्तों, एक ऐसा ही क्वेश्चन और करवा देते हैं। क्या है ये? मिट गया, मिटा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि Q इक्वल्स टू आपको दे रखा है, Q इक्वल्स टू आपको दे रखा है P प्लस आइटा AQ छोटा, ठीक है। और P कैपिटल P इक्वल्स टू क्या दे रखा है? P माइनस आइटा AQ बटे 2 आइटा A। और अपन को ये प्रूव करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल है या नहीं। तो अपन जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन यदि कैनोनिकल है तो QP इक्वल्स टू क्या है दोस्तों? 1, ठीक है। QP इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या है? डेल Q अपॉन डेल Q, डेल P अपॉन डेल P माइनस डेल Q अपॉन डेल P और डेल P अपॉन डेल Q इक्वल्स टू क्या हो? 1। यहाँ से देखो डेल Q अपॉन डेल Q छोटा, तो ये 0, और ये क्या आ गया दोस्तों? आइटा A। डेल Q अपॉन डेल P, तो ये क्या आ गया? वही 1। यहाँ से डेल P अपॉन डेल Q, डेल Q आएगा तो Q के रिस्पेक्ट में इसका तो 0, और Q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो Q का 1, तो क्या हो गया? माइनस 1/2 हो गया, यानी माइनस आइटा A बटे 2 आइटा A, तो माइनस 1/2। और ऐसे ही डेल P अपॉन डेल P, डेल कैपिटल P अपॉन डेल छोटा p, तो कैपिटल P का क्या हो गया दोस्तों? 1, और 1 के नीचे 2 आइटा है, तो क्या हो गया? 1/2 आइटा A, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, डेल Q अपॉन डेल Q आइटा A इंटू डेल P अपॉन डेल P 1/2 आइटा A माइनस, ठीक है, डेल Q अपॉन डेल P यानी 1, ठीक है, और डेल P अपॉन डेल Q यानी माइनस आइटा A अपॉन 2 आइटा A, ठीक है। अब देखो इसको आइटा A से आइटा A कैंसिल आउट, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस
और 1/2 आइटा इज, तो क्या हो गया 1, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैनोनिकल है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इसी पॉइसन ब्रैकेट पे आधारित है। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, P इक्वल्स टू कैपिटल P इक्वल्स टू Q कोट P एंड Q इक्वल्स टू log साइन P बटे Q, साइन P बटे Q is canonical find the generating function f q q, f किस पे डिपेंडेंट है, q q पे डिपेंडेंट है, कैनोनिकल है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये q p इक्वल्स टू 1, देख रहे हैं कि भाई कैनोनिकल है या नहीं। तो क्या होगा, यहाँ से डेल q अपॉन डेल छोटा q, डेल p अपॉन डेल छोटा p माइनस डेल q अपॉन डेल छोटा p और डेल p अपॉन डेल q और इक्वल्स टू क्या 1। ठीक है भाई, तो अब अपन निकालें क्या, डेल q अपॉन डेल q, तो देखो q ये रहा, तो log के कारण, पहले तो log के कारण, तो log x तो 1/x, तो क्या हो गया 1/x, भाई q को ऊपर भेज दिया, साइन p q के रिस्पेक्ट में, q का क्या है 1/q है, तो क्या हो जाएगा -1/q², और साइन p की जगह साइन p, तो साइन p बटे -q², साइन p से साइन p, q से q, यानी -1/q। ये कौन आ गया अपने पास में, डेल q अपॉन डेल q। फिर अपने पास में आ जाए दोस्तों डेल q अपॉन डेल p, डेल q अपॉन डेल p, तो डेल q अपॉन डेल p, p का तो log के कारण वही q अपॉन साइन p, और साइन p का क्या हो जाएगा दोस्तों cos p, और बटे q का q से q कट गया, तो ये क्या आ गया कोट p, इसका क्या हो गया कोट p हो गया। ठीक है, अब अपन डालते हैं क्या कि भाई ये आ गए, अब अपन निकालते हैं क्या, डेल q के दोनों हो गए, डेल p अपॉन डेल q बराबर डेल p अपॉन डेल q का 1 यानी कोट p, और डेल p अपॉन डेल p, तो कोट p का क्या है q और माइनस कोसेक स्क्वायर p, भाई कोट p का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर p। ठीक है दोस्तों, ये सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो क्या हो गया डेल q अपॉन डेल q यानी -q -1/q, इसमें पुट कर रहे हैं ये सारी वैल्यू, -1/q डेल p अपॉन डेल p, डेल p अपॉन डेल p q माइनस कोसेक स्क्वायर p। ठीक है, माइनस का ये निशान ये लो, डेल q अपॉन डेल p, डेल q अपॉन डेल p यानी कोट p, और डेल p अपॉन डेल q यानी ये भी कोट p गुणा कोट p, तो ये क्या हो गया q से q कट गया, माइनस माइनस प्लस, यानी आ गया कोसेक स्क्वायर p माइनस कोट स्क्वायर p और इक्वल्स टू 1, ये भी 1 होता है, सर्वसमीक आ गई, तो 1 आ गया, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है दोस्तों कैनोनिकल। ठीक है, अब अपन को किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये अपना पहली जो जनरेटिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी थी उसको फॉलो कर रहा है, यानी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपन लिखें तो क्या होगी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें p नहीं है तो p इक्वल्स टू डेल f1 अपॉन डेल q, और एक क्या नहीं है कैपिटल P नहीं है, तो कैपिटल P बराबर क्या हो गया माइनस डेल f1 अपॉन डेल q। ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ से अपन निकाल लें तो डेल्टा f1 बराबर क्या हो गया p इंटू डेल्टा q, यानी df1 इक्वल्स टू क्या हो गया p इंटू dq, यानी f1 इक्वल्स टू दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या आ गया f1 इक्वल्स टू इंटीग्रेट p, p क्या है अपने पास में, तो p अपन छोटा p निकालें, तो छोटा p कहाँ से निकालें, यहाँ से देखो दोस्तों, इसका एंटी लॉग लें तो ये e टू द पावर q, ठीक है, बराबर साइन p अपॉन q, एंटी लॉग ले लिया, और साइन p बराबर q इंटू ई टू दी पावर q, और p इक्वल्स टू क्या हो गया साइन इनवर्स
Q इंटू ई टू दी पावर Q। क्या हो गया? P साइन इनवर्स Q इंटू ई टू दी पावर Q। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर साइन इनवर्स Q ई टू दी पावर Q, और ये क्या हो गया? DQ। और यहाँ दोस्तों 1 मल्टीप्लाई में मान लेते हैं और इसको अपन बाई पार्ट्स करेंगे। इसको अपन फर्स्ट फंक्शन और इसको अपन सेकंड फंक्शन। ये कैसे पता चला? डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। ठीक है, बाई पार्ट्स अपन को लगाना है। ठीक है, तो बाई पार्ट्स अपन लगा देते हैं। बाई पार्ट्स में क्या है? पहला जो का त्यों, दूसरे का, पहला जो का त्यों, दूसरे का समाकलन या दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। तो F इक्वल्स टू देखो पहला जो का त्यों, यानी पहला अपन ने ये माना है, तो साइन इनवर्स Q ई टू दी पावर Q। दूसरे का समाकलन, दूसरा 1 है तो इसका समाकलन क्या हो गया? Q माइनस पहले का अवकलन, पहले का अवकलन करोगे तो पहले का अवकलन करो, ये साइन इनवर्स, पहले का अवकलन करो तो अवकलन क्या होगा दोस्तों? पहले साइन इनवर्स के कारण, तो साइन इनवर्स के कारण 1/1 माइनस Q ई टू दी पावर Q का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है भाई, और Q का 1 हो गया तो Q के साथ में मल्टीप्लाई में ई टू दी पावर Q, ये इंटीग्रेशन, और दूसरे का समाकलन Q और इंटू पूरे का समाकलन डेल्टा। ठीक है भाई, तो ये आ गया बराबर साइन इनवर्स, ठीक है 1, और ये क्या हो गया? Q ई टू दी पावर Q इंटू Q, और माइनस ई टू दी पावर Q ले लो बाहर ले लिया, और ये हो गया Q DQ, और बटे 1 माइनस Q स्क्वायर ई टू दी पावर 2Q अंडर दी रूट। आगे अब अपन मान लेते हैं दोस्तों इसको, लेट क्या माना कि 1 माइनस Q स्क्वायर ई टू दी पावर 2Q इक्वल्स टू क्या मान लिया? T स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इम्प्लाइज दैट माइनस तो आएगा ई टू दी पावर 2Q इंटू 2Q DQ बराबर 2T DT, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, तो Q DQ इक्वल्स टू माइनस तो आएगा ही, और इसको अपन ऊपर ले जाएं तो ई टू दी पावर माइनस 2Q और T इंटू DT हो गया। क्या हो गया? ये ई टू दी पावर माइनस 2Q, ये आ गया, माइनस तो आएगा ही भाई, माइनस कहाँ जाएगा? माइनस तो आना ही है। ठीक है, तो क्या हो गया? Q DQ बराबर माइनस ई टू दी पावर माइनस 2Q T इंटू DT। ठीक है, ये वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देते हैं? यहाँ। तो F इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? साइन इनवर्स Q ई टू दी पावर Q इंटू Q, और माइनस थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, F इक्वल्स टू साइन इनवर्स Q ई टू दी पावर Q इंटू Q माइनस ई टू दी पावर Q। ठीक है, और नीचे क्या हो गया भाई? इसको अपन ने लिखा तो ये हो गया माइनस ई टू दी पावर माइनस 2Q T इंटू DT बट्टे किसकी जगह? Q DQ बट्टे क्या है? इसकी जगह रूट, और क्या लिख दिया? T स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बराबर साइन इनवर्स Q ई टू दी पावर Q इंटू Q माइनस माइनस प्लस, और ई टू दी पावर Q इंटू ई टू दी पावर माइनस 2Q और T DT, और बटे क्या हो गया? T। ठीक है दोस्तों, और इम्प्लाइज दैट यहाँ से F इक्वल्स टू साइन इनवर्स Q ई टू दी पावर Q इंटू Q, और देखो ये प्लस की घात है और ये माइनस की घात है, तो प्लस ई टू दी पावर माइनस Q, और T से T कट गया तो क्या आ गया? खाली इंटीग्रेशन DT, और DT का इंटीग्रेशन क्या हो गया? T। इंटीग्रेशन क्या हो गया? T, और इम्प्लाइज दैट F इक्वल्स टू साइन इनवर्स Q ई टू दी पावर Q इंटू Q, और प्लस ई टू दी पावर माइनस Q और T 1 माइनस Q स्क्वायर ई टू दी पावर 2Q की घात 1/2। ये दोस्तों क्या हो गया? इसका जनरेटिंग फंक्शन हो गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस हिसाब से दोस्तों आपको बाकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं वो दोस्तों लगाने हैं, सॉल्व हो जाएंगे। कोई यदि प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में मेरे को कमेंट्स डालकर पूछते हैं, कोई फ़ोन करके पूछ लेता है, तो आप लोग भी इसको पूछ सकते हो। किसी प्रकार की कोई शंका अपन को मन में नहीं रखनी है, बहुत अच्छे से अपन को क्लासिकल मैकेनिक्स यानी तैयार कर लेनी है। पीजी की जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, चाहे उससे 2 क्वेश्चन आए चाहे 3 क्वेश्चन आए, पिछली बार दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में पीजी से 26 क्वेश्चन आए बताए, तो अब की बार साइकोलॉजी को उधर से रिमूव कर दिया है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए। इसलिए पीजी को अपन को सीरियसली लेना है, पढ़ना है,
और क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। कल से अपन मैथमेटिकल फिजिक्स, और मैथमेटिकल फिजिक्स में दोस्तों मैट्रिसेस के बारे में अपन स्टडी करेंगे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि इस चैनल का फ़ायदा और बच्चों को भी मिल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।